हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा थियोरेटिकल टॉपिक के बारे में। सिक साइनस सिंड्रोम क्या है उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक की प्रैक्टिकल यूटिलिटी ज़्यादातर उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है जो लोग इस बीमारी से सफ़र करते हैं या उनको ये बीमारी से डायग्नोस किया गया है। बाकी लोग के लिए भी एक ओवरऑल एज एजुकेशन के हिसाब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा थियोरेटिकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है, इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिम्टम्स है, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक की प्रैक्टिकल यूटिलिटी डेफिनेटली होगी, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, उस पर आप ये कंटेंट को इंग्लिश भाषा में भी देख सकते हैं। आते हैं आज का टॉपिक पर। आज का टॉपिक है सिक साइनस सिंड्रोम, यानी साइनस नोड की प्रॉब्लम। साइनस नोड बेसिकली वो ग्रंथि होती है जो पूरे हार्ट में करंट प्रोवाइड करती है। हार्ट बेसिकली करंट से चलता है। कितने बार एक मिनट में हार्ट धड़केगा ये करंट डिसाइड करता है। हार्ट है तो बेसिकली मसल, लेकिन वो उसका कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट तब होता है जब उसको करंट का एक वो लगता है, करंट उसमें पास होता है तो उसमें मसल्स में एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी आती है और वो बीट करना चालू करते हैं। एक स्टिमुलस क्रिएट होता है जिसकी वजह से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है। तो साइनस नोड बेसिकली वो ग्रंथि है जो हार्ट का करंट डिसाइड करती है कि कितने बार धड़केगा, कितने बार नहीं धड़केगा। नॉर्मल हार्ट एक मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है। उससे कम अगर हार्ट धड़कता है एक मिनट में तो उसे ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। अगर उससे ज़्यादा 100 से ज़्यादा अगर एक मिनट में धड़कता है हार्ट तो उसे टैकीकार्डिया बोलते हैं। नॉर्मली ये साइनस नोड एक बार में कितने बार धड़केगा या हार्ट को धड़काएगा उसको डिसाइड करने के लिए हार्ट में बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स और कैटेकोलिमिन्स होते हैं जो हार्ट को मैसेज देते हैं कि हार्ट को रिक्वायरमेंट इतनी है। अगर आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, कुछ मेहनत का काम कर रहे हो या हाइपर एक्साइटमेंट में हो या बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो उस समय हार्ट को मैसेज जाता है कि इस समय हृदय गति की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हार्ट ज़्यादा देर से धड़कता है। यदि आप कुछ मेहनत का काम नहीं कर रहे हो, रात को सो रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, हार्ट की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है तो उसको मैसेज ये जाता है कि अभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी 40-50 बार भी हार्ट अगर धड़केगा तो चलेगा। 40 से नीचे जाए तो थोड़ा डेंजरस हो सकता है, पर अगर 40 तक भी अगर हार्ट धड़क रहा है एक मिनट में तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। 100-125 भी अगर हार्ट का रेट है तो चलेगा। 150 से ज़्यादा है तो यूजली कभी कभार डेंजरस हो सकता है। साइनस टैकीकार्डिया, साइनस ब्रैडीकार्डिया के बारे में हमने ऑलरेडी बात की सेपरेट वीडियोज़ में। आज सिक साइनस सिंड्रोम की बात करेंगे। सिक साइनस सिंड्रोम में बेसिकली साइनस नोड में कुछ बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से करंट कंडक्शन सिस्टम अफेक्ट हो सकता है। इसमें गति हार्ट की कम भी हो सकती है, गति हार्ट की बहुत बढ़ भी सकती है। साइनस नोड पूरी तरह फेल भी हो सकता है, साइनस नोड से कंडक्शन आना बंद भी हो सकता है और इसमें कई डेंजरस तरह के एरिथमियाज भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। सिक साइनस सिंड्रोम बेसिकली ज़्यादातर उम्रदराज पेशेंट में देखा जाता है। सिक साइनस सिंड्रोम के सिम्टम्स में ज़्यादातर लोगों को धड़कन सडनली बढ़ जाएगी वैसा अनुभव होगा, छाती में दर्द हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, माथे में हल्कापन लग सकता है, चक्कर खा के आदमी बेहोश हो सकता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी या बेचैनी हो सकती है, चलने फिरने में सांस फूल सकती है, धड़कन बढ़ जाए या धड़कन कम हो जाए वैसा अनुभव हो सकता है। ये डिपेंड ज़्यादातर इस तरह के उस पर करता है कि सिक साइनस सिंड्रोम होने की वजह से आपको एग्जैक्टली गति बढ़ रही है या कम हो रही है। गति कम अगर हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो रही है तो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होंगे, चक्कर या बेहोशी ज़्यादा होगी। गति अगर बढ़ रही है तो पैल्पिटेशन या हृदय गति बढ़ने वाले सिम्टम्स होंगे। तो आपको एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स हो रहे हैं वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको साइनस नोड डिसफंक्शन की वजह से आपको एग्जैक्टली क्या फीचर्स हो रहे हैं। और साइनस नोड में दोनों ही प्रॉब्लम हो सकती है, गति बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, तो आपको कौन सा टाइप का है उस पर डिपेंड करेगा। कई लोगों में दोनों भी हो सकता है कि कभी गति बढ़ जाए कभी कम हो जाए, वैसा भी हो सकता है। इनफैक्ट सिक साइनस सिंड्रोम का सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन यही है कि एक ही व्यक्ति में कभी गति इतनी बढ़ जाती है कि कंट्रोल नहीं होती और कभी इतनी कम हो जाती है। इसीलिए इसको दवा से मैनेज करना और भी मुश्किल पड़ता है, क्योंकि अगर गति बढ़ रही है तो आप गति कम करने वाली दवा देंगे और कभी वही पेशेंट में गति कम हो जाएगी तो गति बढ़ने वाली दवा देंगे। तो दोनों चीज़ें सेम पेशेंट में तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि दवा का तो ऐसा नहीं होता कि वो जब चाहो उस हिसाब से असर करे। वो तो अगर काम करेगी तो पूरे 24 घंटे काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो उसमें मैनेज करना और मुश्किल पड़ता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि गति कम करने वाली दवा दो या ज़्यादा करने वाली दवा दो। तो वैसे लोगों में पेसमेकर आपको लगाना पड़ता है जो कि गति को मैनेज या कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार AICD लगाना पड़ता है कि वो गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको भी वो मैनेज कर सकें।
सिक साइनस सिंड्रोम में काफ़ी कॉमनली लोगों को अरिथमिया हो सकता है, जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन काफ़ी कॉमन है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइनस नोड पर अगर बराबर काम नहीं करता तो बाकी एट्रियम के सेल्स उसके बदले फायर करना चालू कर देते हैं, तो एट्रियल फिब्रिलेशन काफ़ी कॉमन होता है। इसके अलावा कुछ और तरह के एट्रियल टैकीकार्डियाज भी लोगों में देखने को मिल सकते हैं। और गति कम होने की वजह से कई बार साइनस ब्लॉक भी हो जाता है, जिसकी वजह से गति बहुत ज़्यादा कम और हार्ट रेट 20-30 के आसपास आ जाए, वैसा भी हो सकता है। इसके कारण क्या है? ज़्यादातर उम्र दराज पेशेंट में उम्र की वजह से हार्ट के टिश्यू का और कंडक्शन सिस्टम को धीरे धीरे करके खराब होने लगता है, जिससे इसका वेयर एंड टियर होता है और इसमें वो चीज़ें बिगड़ने लगती है। इसके अलावा कई बार कोई हार्ट सर्जरी की वजह से भी या हार्ट अटैक की वजह से भी कोई हार्ट का कंडक्शन सिस्टम अफेक्ट हो जाए, कोई हार्ट के वायरल इन्फेक्शन वगैरह की भी हार्ट का कंडक्शन सिस्टम अफेक्ट हो सकता है। हार्ट की किसी भी बीमारी में ऐसा सिस्टम को अफेक्ट किया हो सकता है। कुछ मेडिसिन से भी ऐसा हो सकता है, जो हृदय की गति कम होने वाली मेडिसिन जो देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, अमियोड्रोन है, ये सारे मेडिसिन से भी हृदय गति अफेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें भी साइनस नोड का कंडक्शन अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जैसे अल्जाइमर डिजीज है, उसकी भी कुछ मेडिसिन है, उससे भी ऐसा हो सकता है। अरिथमिया को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन देते हैं, उससे भी ऐसा हो सकता है। कुछ न्यूरोमस्कुलर डिजीजेज हैं जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ड्यूशेन बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, उसमें भी हार्ट का कंडक्शन सिस्टम नर्व्स और ब्रेन मसल्स के लेवल पर खराब हो जाता है, तो वैसे बीमारी में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। कुछ जेनेटिक कंडीशंस, रेयर जेनेटिक कंडीशंस है, वैसे में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। कुछ बीमारियां जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसमें भी देखने को मिल सकता है। अब इसके फीचर्स क्या हैं? या तो किसी को साइनस ब्रैडीकार्डिया होगा, यानी बहुत स्लो हार्ट रेट होगा, या साइनस बिल्कुल ही बंद हो जाएगा जिसे साइनस अरेस्ट बोलते हैं, या किसी को साइनो एट्रियल एक्सिट ब्लॉक बोलते हैं होता है। उसमें भी क्या होता है कि गति सडनली बहुत कम हो जाएगी और हार्ट का कंडक्शन सडनली बंद हो जाएगा, या सडनली पेशेंट को मिस बीट्स जैसा सिम्टम्स आएंगे। या किसी को क्रोनोट्रोपिक इनकॉम्पिटेंस होगा, यानी जैसे वो ट्रेडमिल वगैरह पे दौड़ता है या भागता है, दौड़ने का काम करता है, तो गति सडनली जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ेगी, वो नॉर्मल से थोड़ा स्लो ही रहेगी। या एक टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया सिंड्रोम करके होता है। टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया सिंड्रोम मतलब कभी गति बहुत बढ़ जाएगी, कभी बहुत कम हो जाएगी, कभी लॉन्ग पॉज हो जाएगा, तो वैसे केसेस में ज़्यादातर लोग को पेसमेकर ही करना पड़ता है। ज़्यादातर ये सिक साइनस सिंड्रोम कोई बॉडी के सिम्टम से या कोई बीमारी से इतना अफेक्ट नहीं होता, या बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर से, कोलेस्ट्रॉल से, बॉडी वेट से और लैक ऑफ एक्सरसाइज से थोड़ा इसमें इफेक्ट होता है। पर इस बीमारी में ज़्यादातर आप डाइट और एक्सरसाइज को मॉडिफाई करके कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? इसके कॉम्प्लिकेशन में किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, इन्हें धक्का अनियमित हो सकता है, हार्ट फेलियर में जा सकता है, हार्ट बंद पड़ सकता है, जान जा सकती है, ब्रेन में लकवा हो सकता है, स्ट्रोक वगैरह हो सकता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसमें हो सकते हैं। अब इसको डायग्नोज कैसे करें? सबसे ईजी टेस्ट है ईसीजी। ईसीजी में अगर सही समय पर सही टाइम का ईसीजी लिया जाए और वो डॉक्यूमेंट अगर हो जाए कि गति कम ज़्यादा हो रही है, तो आप इसको पकड़ सकते हैं। पर कई बार क्या होता है कि ईसीजी खाली 4-5 सेकंड का स्ट्रिप को लेता है, तो उस दौरान अगर प्रॉब्लम हुई नहीं तो मिस हो जाता है ईसीजी में, तो इसलिए 24 घंटे का रिकॉर्डिंग डिवाइस, होल्टर डिवाइस करके हम यूज़ करते हैं। इसका एक सेपरेट टॉपिक हमने किया है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो होल्टर मॉनिटरिंग डिवाइस से भी कई बार हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर रिदम का कुछ भी अगर डिस्टर्बेंस होता है तो होल्टर उसको पिकअप कर लेगा और डॉक्टर को बता सकता है कि इसमें कुछ सिक साइनस सिंड्रोम या ऐसा कोई बीमारी है या नहीं। इसके अलावा एक इम्प्लांटेबल लूप रिकॉर्डर होता है। इम्प्लांटेबल लूप रिकॉर्डर डिवाइस में भी होल्टर जैसा ही डिवाइस होता है, उसका और ज़्यादा टाइम मिल जाता है, उस पर 7-8 दिन तक का भी आप टाइम रख सकते हो। तो उसमें क्या रहता है कि अगर होल्टर में 24 घंटे के अंदर पिकअप नहीं हुआ तो ये डिवाइस को आप 7 दिन तक भी मॉनिटर कर सकते हो। ऑब्वियसली इसमें कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन चांसेस कि आप वो प्रॉब्लम को पिकअप कर पाओ वो बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या है, होल्टर में अगर 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को वो इवेंट नहीं होता है तो वो मिस हो जाएगा और आपको लगेगा कि सब नॉर्मल है, आप पेशेंट को नॉर्मल बोल के घर भेज दोगे। 7 दिन के अंदर एक बार भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो आपको वो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। इसके अलावा एक ईपी स्टडी करके टेस्ट होता है, उसमें ये किया जाता है कि हार्ट की करंट की मैपिंग करते हैं और करंट में कंडक्शन की कितनी स्पीड जा रही है, साइनस नोड से एवी नोड में कंडक्शन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, साइनस नोड का प्रॉपर पोटेंशियल जनरेशन हो रहा है कि नहीं, उसको भी मैपिंग कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है जानने का कि व्यक्ति का साइनस नोड बराबर काम कर रहा है कि नहीं और उसमें कोई एग्जिट ब्लॉक तो नहीं है, या साइनस नोड में बराबर करंट का कंडक्शन हो रहा है कि नहीं। 40-50 हज़ार जैसा खर्चा आता है, तो इसलिए इसको रूटीनली नहीं करते हैं। अगर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो या डायग्नोसिस बिल्कुल ही नहीं बन पा रही हो तो फिर इसको किया जाता है। किसी को थोड़ा सिग्निफिकेंट सिम्टम्स है तो आप गति को बढ़ाने या कम करने वाली मेडिसिन दे सकते हैं।
जैसे कि गति अगर किसी की बहुत बढ़ रही है तो गति कम करने वाली मेडिसिन देंगे, गति कम हो रही है तो बढ़ाने वाली मेडिसिन देंगे। पर इसमें कई बार अगर दोनों हो रहा हो तो फिर मेडिसिन मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति में दोनों टाइप का हो रहा है, तो कौन से टाइप का मेडिसिन देना है वो डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कई कैथेटर प्रोसीजर्स वगैरह से भी अगर कोई एक स्पेसिफिक वायरिंग की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से अगर हो रहा है तो आप उस एरिया को अब्लेट करके जला सकते हैं। पर ईपी स्टडी में आरएफ अब्लेशन इसमें करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि साइनस नोड हार्ट की मेन करंट बनाने वाली ग्रंथि है, तो अगर आप उसी को जला देंगे तो फिर करंट बनना ही बंद हो जाएगा, तो पेशेंट को लाइफ टाइम परमानेंट पेसमेकर पर रखना पड़ेगा। तो इसलिए ईपी स्टडी से इसको ट्रीट करना मुश्किल है। पर हाँ, अगर किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा हो और साइनस नोड बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं हो, बिल्कुल ही अबनॉर्मल बिहेव कर रहा हो, व्यक्ति का जान का खतरा हो रहा हो, तो फिर आपको ईपी स्टडी करके उसको अब्लेट करना पड़ता है और फिर पेसमेकर पे पेशेंट को करना पड़ता है। कुछ और डेडिकेटेड चीज़ें भी है जो अवेलेबल हैं इसमें, जो ईपी के माध्यम से की जा सकती हैं, वो डिटेल्स पर आज ज़्यादा नहीं जाऊँगा। इसके अलावा एक पेसमेकर बोल के डिवाइस है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस तरह के पेशेंट्स में। इसमें क्या होता है कि आप पेशेंट को सिंगल या डबल चेंबर करके पेसमेकर लगा देते हो। ये पेसमेकर्स के लिए सेपरेट हमने वीडियो किया है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो बेसिकली पेशेंट को हम एक पेसमेकर डिवाइस लगा देते हैं जिसमें गति अगर कम हो तो वो पेसिंग कर देता है, गति अगर ज़्यादा हो तो उसका पेसमेकर कुछ नहीं कर सकता, गति अगर कम हो तो वो पेस कर सकता है। इससे एक एडवांस डिवाइस आता है AICD डिवाइस करके, उसका भी सेपरेट वीडियो हमने किया, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। AICD डिवाइस क्या है, वो दोनों काम कर सकता है, गति कम हो तो पेस भी कर सकता है, गति ज़्यादा हो तो शॉक करके उसे नॉर्मलाइज भी कर सकता है। पर AICD डिवाइस का कॉस्ट ऑलमोस्ट रूटीन पेसमेकर से 2-3 गुना ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इसको रूटीनली नहीं यूज़ किया जाता। पर हाँ, 6 साइनस सिंड्रोम के पेशेंट में यूज़ करना काफ़ी पेशेंट में ज़रूरत पड़ता है। 6 साइनस सिंड्रोम के काफ़ी पेशेंट में सिंगल चेंबर के बदले डबल चेंबर पेसमेकर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि डबल चेंबर पेसमेकर ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा फिजियोलॉजिकल होता है। इस तरह के पेशेंट्स की पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट और हार्ट की रिक्वायरमेंट को ज़्यादा नेचुरली वो मीट कर सकता है। तो अगर किसी को पेसिंग की ज़रूरत है तो डबल चेंबर पेसमेकर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, या एट्रियल पेसिंग मनूवर्स वाला पेसमेकर AI मोड का पेसमेकर होता है वो भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ साइनस नोड का ही प्रॉब्लम है तो सिर्फ एट्रियल पेसिंग करके भी काम चलाया जा सकता है। पर ज़्यादातर पेशेंट को डबल चेंबर पेसमेकर या AICD डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। मेडिसिन से इसमें ज़्यादा बहुत फ़ायदा नहीं होता। अगर किसी को धबकारे का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और हार्ट वाइब्रेट कर रहा है या क्लॉट बनने का चांसेस है, तो उसमें एंटीकोएगुलेंट सिस्टम यानी ब्लड को पतला करने वाली दवाइयाँ भी दिया जा सकता है, तो उससे भी थोड़ा फ़ायदा होता है पेशेंट को। इस टॉपिक में हमने बात की कि 6 साइनस सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है और ये किस तरह से व्यक्ति को अफेक्ट करता है। बहुत सारे इसमें टेक्निकल डिटेल्स और ज़्यादातर लोगों को जिनको अच्छी सी बीमारी नहीं है, क्योंकि ये इतनी कॉमन बीमारी नहीं है, थोड़ी अनकॉमन बीमारी है, तो ज़्यादातर लोगों को ये उतनी रेलेवेंट नहीं लगेगी। इसलिए जो लोग 6 साइनस सिंड्रोम की बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए टॉपिक ज़्यादा रेलेवेंट है। बाकी लोग के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि ऐसा अगर हो रहा है तो वो अपने आप डॉक्टर को जाके दिखाएं, इवैल्यूएट करें और अपना चेकअप कराएं, ताकि अगर इस तरह की बीमारी उनको कोई हो रही हो या इससे रिलेटेड कोई बीमारी अगर हो रही हो तो डॉक्टर आपको डायग्नोज करके ट्रीटमेंट कर सके। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कई बार नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको बेटर अपने पेशेंट को लाइफ को समझ सके, बेटर उसकी बीमारी को मैनेज कर सकें और उसकी कंडीशन को बेटर बना सकें, डॉक्टर के साथ बीमारी को बेटर डिस्कस कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई कमेंट्स क्वेरीज है या कोई टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोज़ बनाएं तो फ्यूचर में उनको कमेंट सेक्शन में लिख के मैं बताएं, ताकि फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम कवर कर सकें। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और यदि जो लोग इंग्लिश भाषा में इस कंटेंट को देखना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, उस पर आप इस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।